हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, राम राम। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। बड़ौदा में उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर तमाम पार्टियों की ओर से जद्दोजहद की जा रही सीट को जीतने के लिए तमाम पार्टियों की ओर से भरपूर कोशिशें की जा रही हैं कि बड़ौदा के रण को वही फतेह करे। तो इसी बीच हरियाणा न्यूज की टीम पहुंच चुकी है बड़ौदा में और बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तमाम गांवों का ये टीम दौरा कर रही है, जान रही है कि यहाँ के ग्रामवासियों की क्या क्या समस्याएं हैं, किन समस्याओं का समाधान हुआ है और कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान होना अभी बाकी है। गांव वाले इन समस्याओं के समाधान के लिए उम्मीद भी लगा रहे हैं। तो ऐसे में आज हम आए हैं नूरनखेड़ा गांव में। आज हम इस गांव में जाएंगे, गली गली में घूमेंगे, लोगों से जानेंगे विधायक जी के कामकाज से वो कितना खुश रहे हैं, सरकार के कामकाज से वो कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं और इसी के साथ ये भी जानेंगे कि गांव का जनमत कौन सी पार्टी की ओर है, कौन सी पार्टी के विधायक को अब की बार वो चाहते हैं। तो चलिए मेरे साथ नूरनखेड़ा गांव की गलियों की ओर। तो नूरनखेड़ा के बस स्टैंड पर फिलहाल हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हालांकि काफी दुकानें यहाँ पर नजर आ रही हैं और अक्सर हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बस स्टैंड होता है, जिसको आमतौर पर बस अड्डा भी कहा जाता है, तो यहाँ पर जो दुकानें होती है गांव की मुख्य दुकानें होती है, चाहे वो किराना स्टोर हो, चाहे फलों की दुकान हो, चाहे सब्जियों की दुकान हो, क्योंकि ज्यादातर लोग इन्हीं दुकानों से खरीदते हैं। और अगर जहाँ पर भी ये दुकानें कम नजर आती हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोग जो हैं वो शहर जाकर अपना सामान खरीदते हैं। लेकिन यहाँ जो गाँव है इनकी जनसंख्या 2000 के करीब है। तो ऐसे में जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से इस गाँव के विकास की हम बात करेंगे। हमारे साथ दुकानदार इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। जरा बताएं कि लॉकडाउन के बाद दुकानदारों की क्या स्थिति रही है, क्या लोग उधार में ज्यादा खरीद रहे हैं या फिर कैश में खरीद रहे हैं, ग्रामीण और ज्यादा गरीब हुए हैं क्या? नमस्कार जी। लॉकडाउन के बाद से ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा कमी महसूस हुई है जी। हर रोज दिन अपना हर रोज कमाते थे, हर रोज खाते थे, उनके पास सबसे ज्यादा इस समय अपनी बेरोजगारी हुई है जी। जैसे तो गरीब मजदूर है जी, तो बड़े साहूकार दो पूंजीपति आदमी है, उनका कुछ नहीं बिगड़ा है जी। सबसे ज्यादा जिसको मार पड़ी है वो गरीब आदमी को, गांव के गरीब मजदूर आदमी को, किसान को सबसे ज्यादा इसकी मतलब कोविड-19 से उसको झेलना पड़ा है। अच्छा, ये और मेरा सवाल है कि गांव में अगर विद्यालयों की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो किस तरह का स्तर रहा शिक्षा का यहाँ? शिक्षा का यदि हम शिक्षा की बात करें तो जी हमारे इलाके में एक संस्था है दंता विद्या भवन बुटाना के नाम से, जो कि 1951 से है। यहाँ से लाखों की संख्या में विद्यार्थी अपनी शिक्षा ग्रहण करके गए हैं, जो कि अब मतलब अपनी राज्य सरकार में, देश सरकार में अपनी सेवा दे रहे हैं। जो कि उसकी अपनी हमारी शिक्षा संस्थान की पुरानी मांग है कि इसको राज्य स्तरीय स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। तो यहाँ जो है शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का स्तर यहाँ फिलहाल अच्छा माना जाए, क्योंकि देखिए कॉलेज भी है यहाँ पर, स्कूल भी है, स्कूल भी 12वीं तक का है। तो ऐसे में स्कूल और शिक्षा के हिसाब की बात करें तो यहाँ शिक्षा का जो हिसाब किताब है वो ठीक ठाक रहा है, लोग यहाँ के संतुष्ट हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी की मांग लगातार यहाँ के लोग कर रहे हैं ताकि यहाँ के जो छात्र हैं या जो छात्राएं हैं उनको बाहर ना जाना पड़े। अगर परिवहन व्यवस्था की बात करें तो परिवहन व्यवस्था की यदि बात करते हैं तो हमारे रोड पे जी सबसे ज्यादा परिवहन व्यवस्था की गई है। हमारे रोड पे दिन घुमाना, हर 12 मिनट में बसों की सुविधा है। तो हमारे यहाँ पर परिवहन की कोई ऐसी समस्या नहीं है। हर 12 मिनट के बाद बसों के आवागमन आप देख चुके होंगे। यात्रियों की कोई इस प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, गाँव के जनमत की बात करें तो कौन सी पार्टी की ओर है ज्यादा? गाँव में जी एक तरफा कांग्रेस का माहौल है और हमारे गांव से नहीं बल्कि पूरे हल्के बड़ौदा हल्के में कांग्रेस का एक तरफा माहौल है और यहाँ से अन्य दलों की जमानत जब्त होने का माहौल है। तो इन दुकानदार से हमने बात की, और भी दुकानदारों से हम बात करेंगे, जानेंगे कि कोरोना काल के दौरान या फिर कोरोना काल के बाद किस तरह से लॉकडाउन के बाद उनका रोजगार नजर आ रहा है, किस तरह से उनके काम पर प्रभाव पड़ा है। अंकल ये बताओ कि लॉकडाउन के बाद कारोबार में मंदी आई से कि तेजी आई से? लॉकडाउन के बाद कुछ ग्राहक कम आते हैं पहले से,
और क्योंकि पूरे जो पहले आदमी जैसे सवारियों में चलते थे वो अब इतने नहीं चलते, निजी वाहनों में अपने सवारियां चलती हैं। जैसे पहले बसों में सवारियां चलती थी अब नहीं चलती इतनी, और इसलिए कम आदमी आते हैं। आपके यहाँ गांव के तमाम लोग आते हैं, तमाम लोग आपसे मिलते हैं। अच्छा, अगर विकास की बात करें या गांव में क्या क्या सुधार हुआ है उसकी बात करें तो लोग इस सरकार के कामकाज से खुश नजर आते हैं या कुछ बोलते हैं? देखिए लोग काफ़ी नाराज़ हैं, जो किसान है वो इस सरकार से काफ़ी नाराज़ है। तो यहाँ ज्यादा जनमत किनका आपके गांव में? जनमत सभी का है, सभी पार्टियों का ज़्यादा। वैसे पीछे कांग्रेस का ज़्यादा था, गांव नूनखेड़ा में कांग्रेस की पर्ची ज़्यादा थी, और दूसरे नंबर बीजेपी की थी, और तीसरे नंबर जेजेपी की थी। नूरनखेड़ा गांव की गलियों में इस वक्त हम घूम रहे हैं। यहाँ गली में कुछ मौजूद व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि गांव में कितना विकास हुआ, कौन सी सरकार में विकास हुआ, और साथ ही ये भी जानेंगे कि फिलहाल गांव में कितनी समस्याएं हैं जिनका समाधान हुआ और कितनी समस्याएं हैं जिनका समाधान होना बाकी है। जरा ये बताएं सर कि आपके गाँव में जो मुख्य समस्याएं हैं वो क्या रही हैं और समाधान क्या हुआ है उन समस्याओं का अभी तक? मुख्य समस्याएं तो अभी तक तो समस्या ही समस्याएं हैं। समाधान की तो बात यह है कि ना ही तो सरकार कोई मतलब वो बता अभी तक समाधान के ऊपर है, और ना ही पंचायत कोई समाधान के ऊपर है। समाधान करने का तो अभी तक किसी का विचार ही नहीं बन रहा है। कई महीने से मतलब वो बात है, 6 साल हो गए बीजेपी को सरकार को बने हुए, अभी तक तो हमारे को कोई विकास कार्य की हल्के में तो छोड़ो, पूरे हरियाणा में ही कोई नजर नहीं आ रही। अभी ये 3 अध्यादेश जारी किए हैं जो फसलों के लिए। गन्ना है, किसान अगर पैदा करता है तो कम से कम भी 300-400 क्विंटल पैदा होता है गन्ने का, आम वो है ये पैदावार। और शुगर मिल 160 क्विंटल लेता है, बाकी कहाँ लेके जाएगा जमींदार? तो जमींदार के हक में तो वो बात है। और पहले नहर आती थी, हमारे कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे 44 दिन में 21-22 दिन में आती थी, 21 में 22 दिन में नहर आ जाती थी, पानी का ये है। और अब आती है कोई 44-45 दिन में, 1.5 महीने में जाकर के पानी आता है। पानी के अभी जो बारिश के टाइम में था पूरा गांव में मतलब वो बात है, अब तक भी धान की फसल खड़ी है, वो भी पानी में खड़ी है। तो इलाके का जो जल स्तर है वो मतलब ज्यादा नीचे है यहाँ के खेत? नहीं, ठीक है, हमारा कोई मतलब वो बात है कि ज्यादा नीचा नहीं है। कहीं कहीं तो 30-40 फुट पे पानी है, लेकिन गांव की है जहाँ तक गांव में पानी की निकासी का कोई समाधान नहीं है। पूरा गांव आप देखोगे ये साथ में तालाब है, तो इसीलिए खेतों में भी पानी घुस जाता है जिससे फसलें खराब होती हैं। बिल्कुल। हमारे 2-3 साल से तो 2-3 साल पहले तो जीरी की बर्बाद होगी, और फिर गेहूं की भी नहीं बुआई हुई, गेहूं की फसल भी। और जो मुआवजे के नाम पे है, किसी को 100 रुपये दे दिए, किसी को 200 रुपये दे दिए, ना कोई मुआवजे का समाधान है। तो किसी प्रकार की हमारे तो वो बात है, गांव में आप घूम करके देखोगे तो मंदिर है, मंदिर के साथ में भी इतनी गंदगी है हद से ज्यादा। अच्छा सर, आप बताएं कि खेती में अब की बार किसानों को कुछ लाभ हुआ है कि वो अपनी पट्टे पर जो जमीन ली है उसका जो खर्च है वो उतार सके, जमींदार को दे सके वो इतना पैसा? कब ना तो कांग्रेस में उतार सके, ना इस बीजेपी में उतार सके। इसने तो और भी बुरा हाल कर दिया। इसने तो बाउंड कर दिया कि भाई इतने मतलब 1 एकड़ है तो इतना मतलब उत्पादन बेच को, बाकी कहाँ जाएगा? विकास यहाँ पर कोई नहीं है। विकास करते हैं ये सब अपना अपना। अब कितनी घोषणा है, 400 करोड़ 500 करोड़ मतलब ये बांट दिया। कल वो मुख्यमंत्री साहब कह रहे थे अगर भाई इतना विकास कर दिया। विकास तो कहाँ है? विकास तो दिखेगा, बातों से काम नहीं चलता। अच्छा, इलाके में सर अगर शिक्षा की बात करें तो क्या यहाँ के बच्चे अच्छे तरह से पढ़ पा रहे हैं? यहाँ की बेटियां पढ़ पा रही हैं? सबसे बड़ा सवाल बेटियों का ही है। नहीं जी, यहाँ कोई भी वो नहीं, सुविधा नहीं है पढ़ाई के लिए। स्कूल तो लेकिन बता रहे हैं कि 12वीं तक का है यहाँ। हाँ सही जी, 12वीं तक का। फिर अध्यापक नहीं को गवर्नमेंट की तो कोई उसमें सुविधा जी। तो कहीं ना कहीं जो सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी है, प्राध्यापकों की कमी है, उसके लिए बता रहे हैं कि सरकार भी जिम्मेदार है। और खास तौर पर अगर ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूल की बात करें तो ज्यादातर अभिभावक ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, इसलिए मजबूरन उनको प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ता है, जिसमें कि आज का जो किसान है वो इतना नहीं कमा पाता है कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज सके। तो सबसे बड़ी समस्या ग्रामीण क्षेत्र में यही है कि किसान अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन
सरकारी स्कूलों में उस तरह की शिक्षा, उस तरह का शिक्षा का स्तर नहीं मिल पा रहा है। और भी किसान इस वक्त मेरे साथ हैं। आप बताएं सर कि क्या खेती में लाभ हुआ है अब की बार? बिल्कुल नहीं जी। कारण हर चीज़ प्राइस महंगा हो रहा है जी। ना सरकार की तरफ से कोई कंपनसेशन दी जाती, फिर उसके अंदर इतनी लागत होती है। हर आदमी जो कंपनियां हैं बीमा करवाया भाई, एक छठा महीने 1,000 रुपये बाई फोर्स बैंक से ड्रा करा लिए, काट लिए, लेकिन उनको क्लेम तो नहीं मिला। क्लेम मिलने के लिए अब ये है हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाऊँ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उनको रेफर कर दिया है भाई कंपनी वाले आते सर्वे भी करते हैं, तो वो कहते हैं अब ऑल राउंड नियर मोस्ट जितने भी 50, 60, 100 किले हैं उनकी एवरेज देंगे। लेकिन एक किसान है वो तो क्या है, एक एकड़ के लिए अपना बीमा करावा है, सबके लिए तो नहीं। तो इस कारण हुआ यह बात है कि भाई आम किसान को आप डाटा देखो, आप दर डाटा है, हमारे पास नहीं। जिस भी कंपनी को जो ठेका दिया गया है उसने कितने किसानों को पैसा दिया गया है, ये सर्वे कर लो, डाटा तो था। लेकिन आम सामान्य किसान है जो 2-2.5 एकड़ का है, वो क्या करेगा जी? अच्छा, आपके गांव में बैंक है? बैंक है जी। तो इस तरह जो पेंशन की बात करें तो पेंशन व्यवस्था सही है ग्रामीण क्षेत्र में? हाल साल बिल्कुल सही है जी, इसमें दो राय नहीं। देखो, मैं अपने स्वार्थ के लिए, कर्मचारी हैं, थोड़े कर्मचारी हैं, लेकिन डेट भी फिक्स है। अगर कई बार ऐसा भी घटना घटती है जी, बैंक के पास अमाउंट नहीं होता, उनको लाने में भी समय लगता है, लेकिन बैंक वाले यहाँ रिलेशन बहुत किसानों के साथ हैं। अगर किसी के पास अवेलेबल है तो बैंक कर्मचारी उस समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ जनमत कौन सी पार्टी का अधिक रहा और विकास कौन सी सरकार ने अधिक कराया इलाके में? ये अब अपने स्वार्थ की बात है जी। हाँ, इसमें आप भी जानो, मैं भी जानूँ, और सारे नियर मोस्ट जाने हैं। हर आदमी चाहे अधिकारी है, कर्मचारी है या सामान्य आदमी है, किसी न किसी रूप में किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ होता है, आत्मिक रूप से जी। अच्छा, ये जो बीजेपी जेजेपी पार्टी, इनका गठबंधन हो गया आपस में, तो इस गठबंधन की सरकार के कामकाज से खुश हैं आप? कोई ना खुश। क्या कारण है? इनकी जो हमने को इनका काम की जरूरत नहीं, हमने इनकी वोट देनी नहीं, हमने तो कांग्रेस की देनी है, सीधी बात हमारी है। अच्छा, जो जेजेपी पार्टी बनी तब बुजुर्गों में एक नई जो है कि वो उम्मीद जगी थी कि कहीं ना कहीं चौधरी देवीलाल की जो नीतियां रही हैं उनका दोबारा संचालन होगा। लेकिन उसमें क्या है जी, एक आस्था थी। अब ये चौधरी देवीलाल का अग्रसर है, दूत है, लेकिन जो जितना भी टाइम है, जो उसने चौधरी देवीलाल ने जो परंपरा चलाई थी, व्यवस्था बनाई थी, उन पर अभी तक कायम नहीं है। अच्छा, अभय चौटाला भी दौरे कर रहे हैं, तो इनेलो का जनमत कितना माने? अब हाल साल तो उनने भी बेरा है जी, आपने बेरा, सबने बेरा है। दोबारा उभरने के लिए तो बहुत कुछ टाइम लगता है जी, ये बात है जी। तो जैसे चौधरी देवीलाल की बात करें तो दुष्यंत चौटाला के लिए जो है लोगों ने उम्मीद जताई थी, तो क्या अब जैसे अभय चौटाला है वो भी दौरे कर रहे हैं, तो क्या उनमें उम्मीद नहीं दिखती बुजुर्गों को? देखो जी, ये तो सोसाइटी है, समाज है, इसके बारे में क्या कहा जा सके। लेकिन शुरू में जब आया उसका प्रतिबिंब देखते थे आम लोग, ये चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे मीडिया हो, चाहे यानी कोई भी हो जी, इसके बारे में यानी कि एक दिमाग के अंदर एक तस्वीर बनी हुई थी। अब ये जो ये पीछे एमपी थे जी, पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा डिबेट दुष्यंत चौटाला ने की थी। डाटे भी होंगे आपके उधर और भी होंगे, लेकिन उसकी सोच उस टाइम ऐसी थी। अब मैं अपने 71 की डिबेट बताऊं या उसकी समस्याएं बताऊं, और वो उस टाइम उसने बताई। लेकिन वह बात है मैम, राजनीति का हमने बेरा राजनीति की है। आप वो तो बता दो सारांश में। तो सारांश यही है कि जो राजनीति बता दो हमने की है, हम भी राजनीति सीख लें कि में। राजनीति, आपकी उम्र हमसे अधिक है और आप जितना अनुभव और सोच जो है कि वो पनपेगी हमारी भी। तो जैसे कि जो है डिवाइड रूल न्यू है राजनीति में, क्या है, साधन कोई भी सिद्धि, ये कड़वा सच है जी, कहीं भी देख लियो।
तो जैसे कि बुजुर्गों से हम बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं विकास के बारे में भी, और साथ ही वो राजनीति जो पार्टियां जो रही यहाँ की उनके बारे में भी बता रहे हैं जी। एक ये बात कहना चाहूंगा मैं कि बीजेपी ने आज से पहले 6 साल पहले जो इलेक्शन लड़ा था, उसके जो उम्मीदवार थे, उम्मीदवार तो इन्होंने भी खड़ा किया था, वो हार गया। हारने के बाद सरकार, मतलब उम्मीदवार का तो ये काम होता है कि भाई आगे भी उसने इलेक्शन लड़ना है, तो उसके विकास के बारे में, उसके विकास करवाने के बारे में किसी गांव में तो जाए। उनका जो उम्मीदवार था उस टाइम पे, आज से 6 साल पहले, एक बार उस उम्मीदवार से जाकर के ये पूछो कि दोबारा उसने किसी गांव की सुध ली, कहीं भी आया हो इस हल्के के बारे में एक भी किसी ने? सिर्फ आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, हार जाते हैं तो अपने घर, और जीत जाते हैं तो अपने घर। अच्छा, अब यहाँ बरबौदा हल्के में विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी से योगेश्वर दत्त थे कैंडिडेट, तो क्या वो आए हल्के में? मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अब की बार जो 1 साल पहले जो इलेक्शन हुआ था, योगेश्वर दत्त ने इलेक्शन लड़ा था और सेकंड पोजीशन पे आए थे, 5000 से हार गए थे। हारने के बाद उसने एक बार भी आकर के ये पूछा हो किसी गांव में भी कि आपकी समस्याएं क्या है, दूर करवाने का कोई काम किया हो किसी गांव में? आया, अगर आया भी है तो पर्सनल मेरे घर में आ गया, चाय पी के चला गया। विकास कार्य करवाने के बारे में वो कितना चिंतित है, वो एक बार उससे जाकर के पूछो। मेरे गांव वाले भी उनसे मिलने के लिए गए हैं, विकास कार्यों के बारे में उसने कितने विकास कार्य कर। सिर्फ एक ही बात है कि आया, अब आ रहे हैं, मंत्री भी आ रहे हैं, एमएलए भी आ रहे हैं, एमपी भी आ रहे हैं, मतलब अब उन्होंने बिल्कुल यूं समझो युद्ध क्षेत्र बना दिया है बीजेपी ने भी, ठीक है। लेकिन अगर विकास कार्य बारे में करो ये बात हो तो करीब करीब मेरे ख्याल में 5-6 महीने हो गए हमारे विधायक को गुजरे हुए, उन्होंने ये तो पता था कि भाई इलेक्शन लड़ना है, विकास कार्य कब करवाए, कितने करवाए इन 6 महीने में। अगर वो चाहते तो वो ये बात है कि इसको तो बहुत ज्यादा विकास करवा देते, लेकिन वोट मांगने के लिए वायदे करते हैं। तो यही बात है कि जो आता है वो सिर्फ झूठे वायदे करता है, वोटरों को ललचाने के लिए। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि किसान जो हैं वो 2 तरह के, एक तो वो के जो पट्टे पर लेकर जमीन बोते हैं, वो पट्टे की जमीन का भी मोल चुकाते हैं, फसल ना मिले तब भी उनके पास कर्जा हो जाता है। तो ऐसे में क्या गांव का किसान अपने बेटे बेटियों को मनमर्जी की पढ़ाई करवा पाने में सक्षम है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। और ये बीजेपी सरकार, मोदी हो चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, बिल्कुल भ्रष्ट सरकार है। ऐसी सरकार अब तक हमने देखी ही नहीं है, बिल्कुल निकम्मी और भ्रष्ट सरकार है। हम तो पक्की अपने हुड्डा साहब को, चाहे कोई भी कैंडिडेट है उसका, हम तो कांग्रेस के पक्के उम्मीदवार हैं। अच्छा, जो छोटी बिरादरियां हैं, तो अब क्या है कि सरकार के दौरान लोग कह रहे हैं कि भाईचारा तोड़ने की कोशिश की सरकार ने, लेकिन वो ग्रामीण क्षेत्र में टूटा नहीं। तो जो छोटी बिरादरियां हैं या जो गांव की जो दूसरी बड़ी बिरादरियां हैं, तो उनके बीच में क्या खाई खुदी है या ये कहें कि भाईचारा टूटा है? नहीं नहीं जी, यहाँ हमारे गाँव में टूटे हैं। ऐसा है, मेरी बात सुनो, एक मिनट, ऐसा है कि एक मिनट आ रही है, पिछले इलेक्शन में वो रामकुमार सैनी हार था 6 महीने तक, मतलब जात पात का नारा लगाता रहा। किसका एमपी था? बीजेपी का था। क्या उनको पता नहीं अगर भाई ये मतलब जहर फैला रहा है? तो ये तो होता ही रहेगा जब तक ये अपनी पेट भरू रहेंगे ना, तब तक इनको चाहे बाई हुक और बाई क्रूक किसी तरह भी शाम दंड भेद जो कुछ भी अपनाया जाए, वो सिर्फ अपने लिए मरेंगे और किसी के लिए नहीं। विकास तो कहाँ की बात है। अच्छा, वो दौरे कर रहे, राजकुमार सैनी दौरे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हो सकते हैं कि वो भी अपनी पार्टी से कैंडिडेट उतार सकते हैं, खुद उतरेंगे मैदान में। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि राजकुमार सैनी मेरे गांव में कम से कम भी 5-6 बार आ चुके हैं। अगर उसे कोई ये पूछे, वो सांसद रहा है, उसने अपने सांसद कोष से कोई इस गांव के लिए कोई पैसा दिया हो, अपने सांसद कोष से कोई नौकरी दिलवाई हो, किसी गरीब का भला किया हो, सिर्फ अब आता है और अब हमारे छोटी जाति हैं जो, ठीक है, बैकवर्ड में और एसी में, वही जाता है, उन्हीं में प्रोग्राम करता है। एक भी अगर उसने किसी भी चौपाल में, गांव में किसी चौपाल में प्रोग्राम किया हो तो बताओ, और सिर्फ फूट डालने की राजनीति करता है। और पीछे जागसी में उसको कहा गया था सरपंच द्वारा कि आपने जब अपने टाइम में, अपने सांसद काल में, आप इतने बड़े उद्योगपति हो, किसी गरीब का भला किया हो, किसी को नौकरी दिलवाई हो, किया कि आपने कहीं कोई काम दिया हो, आज हमारे को फूट डालने के लिए क्यों आया हुआ है?
जागसी में उसकी बेइज्जती भी की गई है और उसको बाहर भी किया गया है। ठीक है, और हम तो अपने गांव के सरपंच से भी ये उम्मीद करते हैं कि अगर वो दोबारा प्रोग्राम करता है तो उसको मतलब वो ये बात है कि जो फूट की राजनीति कर रहा है इसे दूर रखे। जातियां सिर्फ वोट के नाम पर यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन भाईचारा 36 बिरादरियों का गांव देहात में कायम है। नूरनखेड़ा की चौपाल में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। ये जो चौपाल आप देख रहे हैं बहुत पुरानी चौपाल है और यहाँ के जो ग्रामवासी हैं इस चौपाल के जो है पुनर्निर्माण की भी बहुत याचनाएं, बहुत प्रार्थनाएं जो है नेताओं से कर रहे हैं। और जैसा कि गाँव वालों ने बताया कि यहाँ पर कृषि मंत्री आए थे, उन्होंने कहा था कि वो 11 लाख रुपए की घोषणा करते हैं कि ये चौपाल नहीं बनेगी, लेकिन ग्रामवासियों का कहना है कि चौपाल के लिए 11 लाख जो है वो काफी नहीं है। तो और भी लोग इस वक्त मेरे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ये बताएं कि आपके गांव में जो मुख्य समस्याएं हैं वो क्या क्या रही हैं? समस्या तो ये पानी की है, मतलब गंदे पानी की, पीने का फिर भी ठीक से कुल मिला। अच्छा, बिजली कितने घंटे आती है? बिजली रात रात को आती है, दिन में नहीं आती? दिन में तो 2-3 घंटे का टाइम है बस। अच्छा, ये बताएं कि और जो किसान है और जो युवा है, क्या उनका हित हो रहा है इस सरकार में? ना हित तो किसी का नहीं जी, बिल्कुल खाली बैठे, सब बेकार हो रहे हैं। बालक पढ़े लिखे भी सब घर बैठे हैं। कोरोना का भी आधा कंपनियां भी निकाल दी, प्राइवेट करार दे, अब तो खाली बैठा है सब। और फिर जल घरों की बात करें तो वो कितने हैं आपके गांव में? जल घर तो सारा गांव जल घर का एक सही हो, ये होगा बूस्टर नहीं कर देंगे जल घर, एक बूस्टर है। अच्छा, तो वो पानी भी काफी नहीं रहता आपके गांव में? तीसरे दिन पानी आता है? तीसरे दिन पानी आया है। और भी इस वक्त मेरे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। ये बताएं कि आपके इलाके में जो किसान हैं क्या उन्हें फसलों का सही भाव मिल पा रहा है? ना, कोई भाव नहीं, फसल तो पड़ पीट रखी है जीरी किसान की। तो नूरनखेड़ा गांव की गलियों में हम घूमते घूमते इन महिलाओं के पास पहुंचे हैं और ये किसान महिलाएं हैं। तो ये बताइए कि खेती किसानी आप करती हैं, तो अब की बार फसल का क्या कुछ अभी भाव रहा? अभी तक कुछ नहीं है, ना फसल का भाव ना कुछ और ऑनलाइन फसल, किसान अनपढ़ है, वो ऑनलाइन फसल कैसे बेच सकता है? आप ये सोचो, जैसे वो बेचारे मंडी में बेच रहे थे, उनको ऑनलाइन वो कैसे बेच देगा एक अनपढ़ आदमी? तो इसके बारे में तो सोचो ना। ये तो पढ़े लिखे तो चलो छोटी मोटी है, अरे एक एक आदमी 50-50 किले बो रहा है, वो ऑनलाइन कैसे बेच सकता है? इतनी बड़ी फसल बेच सकता है ये? बाकी मैं ये मानती हूँ कि सरकार किसाना का हक में है, लेकिन जी जितना होना चाहिए था इतना नहीं है। बहुत परेशान है ना भाव, आप चाहे कितना भी जोर लगा लियो, जब तक किसान के बारे में नहीं सोचेगी ना सरकार, जब तक कुछ नहीं होगा। और किसान की तरक्की तो मेरे हिसाब से देश की तरक्की। अच्छा, ये बताएं कि बीजेपी जेजेपी जो हमारी सांजली सरकार है संतुष्ट है ये काम से? संतुष्ट नहीं है, किसान के बारे में संतुष्ट नहीं है जी। हमारे बारे में बीजेपी नहीं सोचेगी जब तक हम आपका बीजेपी को वोट नहीं देंगे, लिया मैं खुला बोलती हूँ। अच्छा, ये बताएं कि कांग्रेस के कामकाज से खुश है? तो जी देख, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। कांग्रेस के बारे में मैं कुछ नहीं, मेरी राय थोड़ा अलग है कांग्रेस के बारे में, नहीं है मैं। अच्छा, नू बताओ ताई के गांव में बिजली टाइम तावा है? हाँ, ये तो सब बाकी कई कट लग गए हैं, कई घंटे हो जाए ना, कोई गाड़ा की सफाई किसी चीज की। दूसरे बेटा जिस घर में 2 बच्चे नौकरी खातिर आन रहे हैं, वो न्यू पापा बैठामते आन रहे हैं। कोई नहीं है यहाँ पर, न कोई नर्स नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर की और इसकी पढ़ाई की सारी समस्या गाँव वाले ने बहुत गनी है। ऐसी सुविधा नहीं कि कोई इमरजेंसी में कोई नर्स या कोई डिलीवरी होने वाली महिला ने संभाल ले। अच्छा, आशा वर्कर्स नहीं आती? आंगनवाड़ी वर्कर्स की अगर बात करें तो आशा वर्कर हैं, फिर वो इतना वो 2 हैं, वो क्या क्या कहाँ करेंगे, क्या क्या करेंगे? हम वो भी गुआने ले रहे हैं। तनु बताओ, पेंशन चाहो सो के बढ़ हमारी पेंशन तो सरकारी है, फिर वो भी काट ली बढ़ोतरी 1.5 साल की, हमारा क्या छोड़ दिया? इतने बालक और बेटी दी के उन पेंशन हमारा थोड़ी हमें, इसी हमारी पेंशन से वह काट कर धर ली, दे दी कमीना ने।
तो ये यहाँ गांव की महिलाएं हैं जो कि महिलाएं बता रही हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं हैं। इसके अलावा बुजुर्ग जो हैं वो पेंशन बढ़वाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि घोषणा पत्र में जेजेपी की ओर से भी ऐसा कहा गया था। तो ऐसे में ना तो यहाँ पर महिलाओं के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं। महिलाएं जो किसान महिलाएं हैं, खास तौर पर जो छोटी बिरादरियों की हैं, तो वो भी अपने हुकूक की मांग कर रही हैं। राशन कार्ड जो है वो उनके नहीं बने हुए हैं। तो लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान लोग चाहते हैं। तो नुरनखेड़ा गांव के लोगों ने अपनी समस्याएं बताई, महिलाओं ने अपनी समस्याएं बताई, किसानों ने अपनी जो स्थिति है वो भी बताई। तो लोग यहाँ समस्याओं का समाधान चाहते हैं। अब ये देखना होगा कि क्या बड़ौदा के जो नए विधायक होंगे वो इनकी समस्याओं का समाधान करवा पाएंगे, और ये भी देखना होगा कि 10 नवंबर को जो तस्वीर सामने आएगी, क्या वो तस्वीर यहाँ के लोग जिस पार्टी के जनमत की बात कर रहे हैं, क्या उसी अनुरूप हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए नुरनखेड़ा के गाँव में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज़ के साथ। राम राम।